नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आरएमएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जो डीएड सेकेंड ईयर आईडीडी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसमें हमारा पेपर नंबर 12 रनिंग में है। और पेपर नंबर 12 के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट जो है इससे पहले 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली है। आज हम सेकेंड यूनिट यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर उच्च समर्थन आवश्यकताओं का आकलन। ठीक है ना, उच्च समर्थन आवश्यकताओं का आकलन इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और अपन चलते हैं 2.6 2.7। यहाँ पर हम 2.1 में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन, चिकित्सा चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। यहाँ पर हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। और मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है ना। और इसके अंदर अपन को चिकित्सा चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के बारे में जो है वो अध्ययन करना है। तो इसके अंदर अपन को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं उसकी तरफ अपन को जाना है। यहाँ पर अपन को पढ़ना है मूल्यांकन व्यवसाय विकास के हर चरण में प्रवेश कर रहा है। मूल्यांकन जो है वो व्यवसाय मतलब यदि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट अपन को करना है, व्यावसायिक उसका विकास करना है, तो उसके हर चरण में हमारा जो मूल्यांकन है वो प्रवेश कर रहा है। यदि बात शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन और मूल्यांकन महत्वपूर्ण चरण है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में यदि अपन मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं कि मूल्यांकन पद्धति का चुनाव करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और क्या प्रश्न हमारे पास रहेंगे कि किसका मूल्यांकन किया जाए, मूल्यांकन हम किसका करें। दूसरा प्रश्न हमारे पास मूल्यांकन क्यों करें। मूल्यांकन उपकरण के लिए यह भी पूछना चाहिए क्या यह वैध है। मूल्यांकन यदि आप कर रहे हैं लेकिन ये मूल्यांकन वैध है या नहीं है, क्या ये विश्वसनीय है, क्या ये संभव है, क्या मूल्यांकन किया जाता है और किन तरीकों का उपयोग किया जाता है, यह जो सीखा जाता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब मूल्यांकन के प्रति जितने भी प्रश्न हमारे पास होंगे, मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, कौन से तरीके से करना चाहिए, क्या ये मूल्यांकन वैध है, तरीका इसका सही है नहीं है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपन को क्या है पढ़नी है। अब इसमें जो मूल्यांकन की जो चिकित्सीय मूल्यांकन जो होता है, चिकित्सीय मूल्यांकन के बारे में आपको आना चाहिए कि चिकित्सीय मूल्यांकन क्या होता है। तो चिकित्सीय मूल्यांकन के एक प्रतिमान है जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, इसके अंदर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का उपयोग लोगों को खुद को बेहतर ढंग से समझने और उनकी लगातार समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करने के लिए किया जाता है। ये जो परीक्षण है, ये इसका उपयोग अपन जो करते हैं वो लोगों को खुद को बेहतर, मतलब यदि मैं जो है वो मैं कितने अच्छे प्रकार से कार्य कर पा रहा हूँ, तो मुझे मेरा कितना कार्य बेहतर हो रहा है उसको जांचने के लिए, मेरी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ये चिकित्सीय मूल्यांकन पारंपरिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से भिन्न है जिसका मुख्य लक्ष्य विकारों का निदान करना, उपचार की योजना बनाना और हस्तक्षेप को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। चिकित्सीय मूल्यांकन इन सभी उद्देश्यों को पूरा कर सकता है लेकिन इसका प्राथमिक लक्ष्य ग्राहकों में सकारात्मक बदलाव की सुविधा प्रदान करना है। यहाँ पर अपन को देखना है कि जो ये चिकित्सीय मूल्यांकन है और ये हमारा जो पारंपरिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन होता है, इन दोनों में छोटा सा अंतर होता है। और ये कि जिसका मुख्य लक्ष्य विकारों का निदान करना, जो भी विकार व्यक्ति के अंदर हैं उनका उपाय करना है, उपचार की योजना बनाना
उसका उपचार कैसे संभव है, कैसे किया जा सकता है, उसकी योजना इसके अंदर बनाई जाएगी। और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी ये करता है कि जो हस्तक्षेप किए जा रहे हैं तो हस्तक्षेप का कितना असर इसके ऊपर पड़ रहा है, तो उसके प्रभाव को भी ये जांचता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण की एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति और उनके व्यवहार, व्यक्तिगत और क्षमताओं के बारे में कुछ परिकल्पना तक पहुंचने में मदद करने के लिए तकनीकों के संयोजन का उपयोग करती है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को मनोवैज्ञानिक परीक्षण या किसी अन्य व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक बैटरी प्रदर्शन भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो हम करते हैं ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और उसके व्यवहार, व्यक्तित्व और क्षमताओं के बारे में परिकल्पनाओं तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। मतलब मनोवैज्ञानिक मेन जो चीज है वो है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। मनोवैज्ञानिक मन की विज्ञान को जानने वाला ये मूल्यांकन होता है और इसमें व्यक्ति की कुछ परिकल्पनाओं तक हम पहुंचने का जो है वो प्रयास करते हैं। इसके बाद अपन का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन दो रूपों में आ सकता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की यदि बात करें तो इसके कितने रूप हो सकते हैं? इसके दो रूप हो सकते हैं। इसके दो रूप हो सकते हैं आपके औपचारिक और अनौपचारिक। ये दो रूप आपको आने चाहिए। औपचारिक मूल्यांकन में परीक्षण, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल जैसे उपकरणों का उपयोग शामिल होता है, जबकि अनौपचारिक मूल्यांकन में साक्षात्कार मूल्यांकन में आमतौर पर ऐसी संरचना संगठन का अभाव होता है। किसी मामले में मनोवैज्ञानिक आमतौर पर प्रश्न पूछकर शुरुआत करेगा। आपको औपचारिक और अनौपचारिक के अंदर होता क्या है? तो औपचारिक मूल्यांकन जो आपका होता है उसमें परीक्षण होगा, प्रश्नावली मतलब मूल्यांकन करने के लिए हम प्रश्न करेंगे, और चेकलिस्ट, इसके बाद में हम चेक करेंगे कि मूल्यांकन में जो भी प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसका हमें कितना क्या फायदा हुआ है, और इसके बाद में उसकी एक रेटिंग निकालेंगे। रेटिंग स्केल मतलब उसकी एक रैंक निकालेंगे कि भाई इस मूल्यांकन का हमें कितना और क्या प्रॉफिट है। ये से उपकरणों का प्रयोग हम शामिल करते हैं किसके अंदर? औपचारिक के अंदर। बात आती है अनौपचारिक की, तो इसमें साक्षात्कार मूल्यांकन में साक्षात्कार इंटरव्यू टाइप मूल्यांकन ये होता है, सीधा अपन साक्षात्कार करते हैं। ऐसी संरचना या संगठन का अभाव होता है जिसमें किसी मामले में मनोवैज्ञानिक आमतौर पर प्रश्न पूछकर शुरुआत करेगा। तो इसमें प्रश्न पूछकर शुरुआत करने की जो व्यवस्था है वो इसके अंदर बहुत कम पाई जाती है। औपचारिक मूल्यांकन जिनसे अक्सर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर एक लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। यदि आप औपचारिक मूल्यांकन की बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जो क्या है? लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक होता है। लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक जो होता है उसके द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। इसके बाद अपन का मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जीवन में क्या हो रहा है जो अधिक उचित और रचनात्मक तरीके से व्यवहार करने या महसूस करने की उसकी क्षमता को अवरुद्ध कर सकता है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन हम क्यों करें भाई? उद्देश्य का मतलब मूल्यांकन क्यों करें, ऐसा क्या कारण, हमको क्या फायदा होगा? तो मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जीवन में क्या हो रहा है, हमें ये पहचान करनी है, हमें ये देखना है कि उसके मनोवैज्ञानिक जीवन में क्या हो रहा है। अब इसको क्या हो रहा है इसकी पहचान करने के लिए, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। या फिर उसके व्यवहार की या ऐसी उसकी क्षमताओं को अपन को ध्यान मतलब निकालना होगा जो क्या करती हैं? उसको अवरुद्ध करती हैं, उसकी क्षमताओं को रोकने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी चीजों को देखने का अवसर भी हमको किससे प्राप्त होता है? मूल्यांकन से प्राप्त होता है। परीक्षण आवश्यक रूप से गड़बड़ी के सटीक कारण को इंगित नहीं कर सकता, खासकर अगर यह जटिल भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन यह कई सुराग देगा जो व्यक्ति, माता पिता या पेशेवर के सही दिशा में जाने में मदद कर सकते हैं। मतलब आप जब मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में कोई भी गड़बड़ी होगी, मतलब उसके अंदर कोई कार्य की कुछ गड़बड़ी है तो उसके बारे में आपको एक सटीक निर्देश यहाँ पर प्राप्त होंगे। और सटीक निर्देश किसको? व्यक्ति, माता पिता या पेशेवर को सही दिशा में जाने में वो मदद करते हैं। आपको इससे ये फायदा मिलेगा कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए,
ये आपको इसका मूल्यांकन से फायदा मिलता है। ये इसमें केवल 2.1 में केवल इतनी सी छोटी सी चीज आपको दिखाई गई है। और यहाँ पर 2.2 में पारिवारिक संसाधनों और पारिवारिक सहायता प्रणाली का आकलन, ये यहाँ पर अपन पढ़ने कि गंभीर बीमारी या विकलांगता पारिवारिक जीवन को बाधित कर सकती है। कोई भी यदि किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है या उसकी विकलांगता उसके परिवार का जो जीवन है, पारिवारिक जो जीवन है, उसको बाधित कर सकती है, ये अपन खूब जानते हैं। पारिवारिक शिथिलता का कारण बन सकती है, संसाधनों पर दबाव डाल सकती है और देखभाल करने वालों पर बोझ डाल सकती है। परिवार की संकटों से निपटने की क्षमता उनके संसाधनों पर निर्भर करती है। देखभालकर्ता तनाव एक देखभालकर्ता द्वारा उसकी देखभाल करने वाली भूमिका के परिणाम स्वरूप या उससे संबंधित शारीरिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक और वित्तीय तनाव के कारण तनाव या बोझ मापता है। यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं कि परिवार के संकटों से निपटने की जो, जैसे माना कि किसी परिवार के अंदर कोई भी बच्चा विकलांग है, कोई व्यक्ति डिसेबल है, तो उस डिसेबल बच्चे को हम कितनी संकटों से निपटा सकते हैं, मतलब उसके दुखों को, उसके संकटों को हम कम कर सकते हैं। तो कम कैसे करेंगे कि ये उसके संसाधनों पर निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति के पास में कौन कौन से और कैसे संसाधन जो है उपलब्ध हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। अब इस संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं अपन कि पारिवारिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं। पारिवारिक संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए पारिवारिक संसाधन में सामाजिक वे साधन जिनका उपयोग परिवार द्वारा कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनका अपन को कोई कठिन परिस्थिति यदि हमारे पास आ जाए तो उनसे निपटने के लिए हम जिनका उपयोग करते हैं वो आपके कौन कौन से संसाधन है। जैसे आपके सामाजिक संसाधन, मजबूत सामाजिक सहायता नेटवर्क जिसमें पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, सहकर्मी, अन्य शामिल हो सकते हैं। ये आपके सामाजिक संसाधन होते हैं। यदि किसी के सामाजिक संसाधन मजबूत हैं, उसका सहायता का नेटवर्क जो है वो मजबूत है, जिसमें आपके पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके सामाजिक संसाधन है। ये आपके संकट के समय आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। सांस्कृतिक संसाधन, सांस्कृतिक मूल्य जो किसी व्यक्ति या परिवार की बीमारों की देखभाल करने और तनाव से निपटने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे आशावाद, परिवारवाद, दृष्टिकोण बनाम टालने की शैली आदि। ये आपके सांस्कृतिक संसाधन होते हैं। जो सांस्कृतिक मूल्य किसी व्यक्ति या परिवार की बीमारों की देखभाल करने और तनाव से निपटने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या कोई व्यक्ति डिसेबल है, तो उसकी हम जो देखभाल कर रहे हैं, उस देखभाल और तनाव से निपटने की क्षमता हमारे अंदर जो है उसको ये प्रभावित कर सकता है। कौन? ये सांस्कृतिक संसाधन। इसके अंदर जैसे आपको बताया आशावाद, परिवारवाद, हम किसी चीज़ पर ज़्यादा आशा करते हैं, किसी चीज़ पर हम विश्वास करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आपको आती हैं। धार्मिक संसाधन, आध्यात्मिक विश्वास, प्रथाएं और सहायता सेवाएं। धार्मिक संसाधन के अंदर आएगा आपका कि आपका आध्यात्मिक विश्वास क्या है, आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं, कौन कौन सी प्रथाओं का आप यूज कर रहे हैं अपने परिवार में, अपने घर में। और सहायता सेवाएं, आपको किस किस प्रकार की सहायता प्रोवाइड की जा रही है और कहां से की जा रही है। आर्थिक संसाधन, परिवार की आय और बचत। आर्थिक संसाधन की यदि बात करें तो इसमें आपका आएगा कि आपके परिवार की आय क्या है और उस परिवार की आय में से आपको बचत क्या हो रही है, ये आपके इसके अंदर आता है। शैक्षिक संसाधन, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त और पारिवारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का स्तर जो उसे रोगी स्थिति में समझने और उसे उचित देखभाल देने की अनुमति देता है। ये आपका शैक्षिक संसाधन जो है, किसी व्यक्ति द्वारा जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त की जाती है उसका स्तर और उसे रोगी की स्थिति समझने और उसकी देखभाल करने में ये हमारी क्या करती है, सहायता करती है। अगला संसाधन अपन का आ जाता है यहाँ पर चिकित्सा संसाधन। यहाँ पर संसाधन अपना अगला आ जाएगा चिकित्सा संसाधन। चिकित्सा संसाधन के अंदर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से सहायता की पर्याप्तता। यहाँ पर आपको चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से
सहायता जो आपको मिलेगी वो पर्याप्त सहायता यहाँ पर आपको मिलती है। किसके अंदर? चिकित्सा संसाधनों के। जैसे आपको किसी भी बीमारी के लिए आपको डॉक्टर की हेल्प की आवश्यकता है, आपको मेडिकल दवाई वगैरह चाहिए, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पर्याप्त रूप से मिल जाती हैं। अब अपना पारिवारिक मूल्यांकन उपकरण क्या है? ऐसे कई उपकरण हैं जिनका उपयोग पारिवारिक मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। जैसे अपन प्रत्येक परिवार की प्रणाली, कामकाज, संस्कृति और अनुभवों के बारे में विशिष्ट जानकारी एकत्रित करना। चयनित उपकरण के बावजूद प्रत्येक विशिष्ट परिवार के लिए उपकरण का चयन करते समय विचार करने योग्य कई महत्वपूर्ण विचारों में शामिल है। यहाँ पर अपन को कुछ विचार जो है यहाँ पर देखेंगे जो पारिवारिक मूल्यांकन में काम आने वाले हैं। परिवार का मूल्यांकन में क्या कौन कौन से उपकरण जो है वो आपको काम आते हैं। तो पहला यहाँ पर है समय सेवा वितरण से पहले या शुरुआत में रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए, प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए हस्तक्षेप के दौरान। मतलब सबसे पहला आपको जो उपकरण है जो प्रभावित करने वाला है वो है समय। समय से ये चीजें, सारी चीजें जो हैं वो प्रभावित होती है। दूसरा विधि। विधि मतलब बातचीत, चेकलिस्ट या प्रश्नावली। आप कौन सी विधि से मूल्यांकन जो है वो कर रहे हैं और कौन सी विधि में आपकी जैसे बातचीत करने का तरीका आ जाएगा, चेकलिस्ट आ जाएगी और प्रश्नावली इसके अंदर आपको आ जाएगी। एकत्र किया गया डेटा। डेटा आपने जो एकत्र किया है, अब एकत्र किया गया डेटा के अंदर आपने क्या क्या शामिल किया, क्या क्या एकत्रित किया? पारिवारिक रुचियां, प्राथमिकताएं, चिंताएं, दिनचर्या, परंपराएं, संसाधन और गतिविधियां। ये सारी चीजें जो है हम पारिवारिक डेटा के अंतर्गत क्या करते हैं? इकट्ठी करते हैं, इसको संग्रह करते हैं। विकासात्मक ढांचा या बाल विकास। बाल विकास मतलब जो बच्चों का विकास है, मतलब उसका विकासात्मक ढांचा क्या है, उसका डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये भी अपन को इसके अंदर ध्यान देना है। एक रिपोर्टिंग विधि। आईईपी, आईएफएसपी, विकास और ईबीपी को सूचित करने के लिए विधि की जानकारी परिवार, चिकित्सकों के साथ साझा की जाती है। ये रिपोर्टिंग विधि भी अपन को ध्यान रखनी, जिसमें अपन आईईपी के बारे में खूब पढ़ चुके हैं। एक बच्चे की रिपोर्ट इसके अंदर पूरी होती है, केस स्टडी वगैरह सारी चीज़ बनाई जाती है, उसको जो भी अपन स्किल वगैरह सिखाते हैं उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो इसके अंतर्गत होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप या प्रारंभिक बचपन प्रदाताओं के लिए आवश्यकताएं। सक्रिय रूप से सुनना, प्रतिक्रिया देना और जानकारी साझा करना। ठीक है ना? ये प्रारंभिक हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि आपके कार्यों में कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो बिना कारण के, बिना कार्य के आपकी कोई हेल्प कर रहा है या आपके कार्यों में क्या कर रहा है, वो दखल दे रहा है। परिवार के लिए आरामदायक सूचना की गोपनीयता और टूल का लहजा। परिवार के लिए जो भी चीज आरामदायक है उसके ऊपर भी हमको क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए। अगली चीजें यहाँ पर अपन को देखने को मिलेंगी कि सक्रिय रूप से सुनने, प्रतिक्रिया देने और जानकारी साझा करने के माध्यम से एक पारिवारिक मूल्यांकन एक परिवार के जीवन को इस तरह से पकड़ने में सक्षम होता है जो सीधे सेवा वितरण में शामिल होता है। इसमें वर्तमान, भविष्य, सफलताओं, चुनौतियों पर विचार करने के लिए परिवार के सदस्यों, सिर्फ माता पिता नहीं, मतलब इसमें आपके परिवार में माता पिता ही शामिल नहीं किए जाते बल्कि इसके बहन, भाई, चाचा, ताऊ या अन्य जो भी हैं वो सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। एक दूसरे के साथ या पेशेवर के साथ बातचीत में शामिल करना चाहिए। अब इसमें परिवार आधारित मूल्यांकन के लाभों में शामिल है, मतलब यदि आप परिवार पर आधारित मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंदर आपको कौन कौन से लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं। ये लाभों को अपन इसके अंदर अपन इस लाभों को देखते हैं। तो देखिए, चलो, पहला लाभ हो गया कि यह पारिवारिक भागीदारी को सुगम बनाता है। परिवार की आपके जीवन में क्या भागीदारी है, परिवार आपके जीवन में क्या हेल्प कर रहा है, ये भागीदारी को क्या करता है? ये सुगम बनाता है, आसान बनाता है। यह प्रदाताओं को परिवार की ताकत, लक्ष्य और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। प्रदाता जो होते हैं, प्रदाता मतलब जो आपको मदद करना चाहते हैं, मदद आपको देने वाले हैं, तो उसमें परिवार की ताकत, लक्ष्य और प्राथमिकता को समझने में उनकी मदद करता है। उनको इसके बारे में पता चलता है कि ये परिवार कैसा है और परिवार को किस तरह की मदद की आवश्यकता है। यह परिवार प्रणाली और संसाधनों की पहचान करने में मदद करता है। ये परिवार की प्रणाली को और उसकी संसाधनों की पहचान करने में क्या करता है?
मदद करता है परिवार आधारित मूल्यांकन। यह परिवार की आवाज़ों और पसंदों को प्रतिबिंबित करने में मदद करता है। ये क्या है? परिवार की आवाज़ों और पसंदों को प्रतिबिंबित करता है। यह परिवारों की ज़रूरतों को दर्शाता है ताकि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप को तैयार किया जा सके। ये परिवार की ज़रूरतों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जरूरत को। यदि आप परिवार आधारित मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस परिवार की क्या जरूरत हो सकती है, इनको ये क्या करेगा? आपको बताएगा। अब अपन देखेंगे कि पारिवारिक सहायता क्या है। पारिवारिक सहायता क्या है? परिवार अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम चाहते हैं ताकि उनकी वृद्धि और विकास हो सके। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले परिवार अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अत्यधिक तनाव, सामाजिक अलगाव और वित्तीय तनाव सहित अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है पारिवारिक सहायता क्या होती है? मतलब प्रत्येक परिवार अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहता है, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, अच्छी उनके खाने पीने की व्यवस्था रखना चाहता है, अच्छे उनको कपड़े पहनाने की व्यवस्था रखना चाहता है। मतलब वो पूरी तरीके से बालक को, बच्चे को अच्छी व्यवस्थाएं रखने के प्लान में होता है। लेकिन यदि यही बच्चा जो है कैसा हो, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो या परिवार विशेष आवश्यकता वाला है, तो उनके सामने यहाँ पर जो है वो कुछ कठिनाई आ जाती हैं। जैसे तनाव अधिक हो जाता है, सामाजिक अलगाव हो जाता है, समाज उनको क्या है थोड़ा सा अलग कर देता है, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो सामाजिक अलगाव का भी उनको सामना करना पड़ता है। और वित्तीय तनाव की स्थिति भी उनकी होती है, उनके पास में पैसे की जो है वो प्रॉब्लम होती है। परिवार अभिभूत हो सकते हैं और उन्हें अपने बच्चे के लिए सेवा प्रणाली को नेविगेट करने और अपने लिए सामाजिक और भावनात्मक समर्थन खोजने में कठिनाई हो सकती है। इनको सामाजिक और भावनात्मक ये दो तरह का समर्थन मिलना चाहिए, और जब इनको ये दो तरह का समर्थन नहीं मिलता है तो इन दोनों तरह का समर्थन प्राप्त करने में इनको क्या होती है? कठिनाई होती है। पारिवारिक सहायता परिवारों की सहायता और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में मदद करती है, जिसमें औपचारिक समर्थन जैसे भुगतान, राहत, देखभाल और अनौपचारिक समर्थन जैसे माता पिता से माता पिता कनेक्शन और सेवाओं की एक सामुदायिक प्रणाली शामिल है, जो कल्याण को बढ़ावा देती है। इसमें क्या है? अपन को सामुदायिक प्रणाली, सामुदायिक मतलब इसमें सामाजिक प्रणाली को भी शामिल किया गया है, जिससे क्या होता है, उस परिवार का क्या कल्याण जो है वो होता है, बढ़ता है। अब अपन पढ़ेंगे परिवार के समर्थन का लक्ष्य। परिवार के समर्थन का लक्ष्य, परिवार की समर्थन का लक्ष्य परिवार की ताकत और लचीलापन बढ़ाएं। परिवारों की अपन को क्या बढ़ानी है? ताकत बढ़ानी। मतलब परिवारों को आपको मजबूत करना है। परिवार मजबूत हो जाएंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी, इसके बाद उसका लचीलापन, मतलब थोड़ी सी जो रूल्स वगैरह हैं जो थोड़ी है उसमें अपन को लचीलापन लाना है, उसमें अपन को थोड़ी सी ढील देने है। माता पिता का समर्थन करें क्योंकि वे विशेष आवश्यकता वाले अपने बच्चों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करते हैं। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले डिसेबल बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, उन माता पिता का हमको क्या करना चाहिए? समर्थन करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले परिवारों की सेवा करने के लिए सामुदायिक क्षमता में सुधार करें। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके परिवारों की सेवा करने के लिए सामुदायिक क्षमता में सुधार करें। अपन को सामुदायिक मतलब समाज की जो क्षमता है उसके अंदर अपन को सुधार करना। समाज की क्षमता मतलब समाज की पावर बहुत होती है, लेकिन यदि फिर भी कहीं पर कोई परेशानी है तो उसमें अपन को सुधार करना होता है। परिवारों को समुदाय के अन्य परिवारों और संसाधनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। परिवारों को समुदाय और अन्य परिवारों को संसाधनों के साथ, इनमें आपस में एक क्या रिलेशन होना चाहिए, और इस रिलेशन को क्या करना चाहिए? हमें मजबूत करना चाहिए। व्यक्तिगत परिवार संचालित सहायता प्रदान करता है जो पारिवारिक संस्कृति, मूल्यों और प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। व्यक्तिगत और परिवार संचालित सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत जो होता है वो परिवार संचालित मतलब परिवार जिससे अपन का संचालित होता है, परिवार के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वो मदद जो है वो सहायता जो है वो प्रदान करता है यहाँ पर। इसके बाद अपना अगला पॉइंट यहाँ पर आता है
परिवार सहायता कार्यक्रम विशेष जरूरत वाले बच्चों वाले परिवारों को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए परिवारों, समुदाय और सेवा प्रदाताओं के साथ काम करता है। हमारा जो परिवार सहायता कार्यक्रम है ये ऐसे बच्चों के लिए सहायता देने के लिए बनाया गया है जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, मतलब जिन बच्चों को इस आवश्यकता की जरूरत है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए और हमारे जो परिवार हैं, समुदाय हैं और सेवा प्रदाता हैं, इनके साथ काम करने का जो है ये इनको अवसर दिया जाता है, जिसमें विशेष स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें, विकासात्मक सीखने की अक्षमताएं और व्यवहारिक और मानसिक स्वास्थ्य निदान शामिल है। इसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब उसकी स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, उसका विकासात्मक और सीखने की अक्षमताएं, जो उसका डेवलपमेंट जहां पर रुका हुआ है डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाएगा, उनका सीखने की अक्षमता, जो भी कार्य शिक्षण कार्य में या कोई भी स्किल उनको सीखनी है और सीखने में उनको यदि कोई अक्षमता है, मतलब वो समर्थ नहीं है, तो उसमें भी इनकी सहायता की जाती है। अब पारिवारिक सहायता में कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे निदान, विकलांगता और संसाधनों के बारे में जानकारी, कि सेवाएं कैसे प्राप्त करें, कि ये सेवाएं आपको कैसे प्राप्त करनी है, इसकी जानकारी हमको यहाँ पर निदान, विकलांगता और संसाधनों के बारे में, इन 3 पॉइंटों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करवाई जाएगी कि आपका निदान मतलब उसका उपाय, विकलांगता कौन सी विकलांगता है, कितनी है, और उसके लिए संसाधन। माता पिता से माता पिता का समर्थन, उन अन्य लोगों से संबंध जिनके समान अनुभव हैं, कार्यशालाएं और सहायता समूह, प्रशिक्षण और रणनीतियों जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। माता पिता से माता पिता का समर्थन मतलब एक दूसरे के माता पिता आपस में बच्चों का क्या करें, समर्थन करें, उन कार्यों में उनकी मदद करें। सामाजिक गतिविधियां पूरे परिवार के लिए मनोरंजन और मनोरंजन, समाज की गतिविधियां क्या है कि पूरी परिवार के लिए हमको क्या मनोरंजन की व्यवस्था की जाए, कि पूरा परिवार जो है वो परिवार के साथ बैठ करके और अपना मनोरंजन कर सके। पारिवारिक वकालत और नीति विकास, परिवार और विकलांगता संबंधी नीतियों और सेवाओं का आकार देने में भागीदारी होती है। परिवार और विकलांगता संबंधी नीति, जो नीति होती है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से जो है वो बताया जाता है। अब इसमें अपन को पारिवारिक सहयोग से परिवार और बच्चे कैसे लाभान्वित होते हैं, मतलब लाभ उनको क्या प्राप्त होता है, तो क्या फायदे हैं। एक तो अपने बच्चे की स्थिति के बारे में परिवारों को ज्ञान के स्तर को बढ़ाता है। आपके बच्चे की क्या स्थिति है, आपका बच्चा किस कंडीशन में है, वो कंडीशन की जानकारी जो है, उसका ज्ञान जो है वो आपको इसके द्वारा बढ़ाया जाता है। इसके बाद परिवारों में और दूसरा नंबर 2 का फायदा क्या है कि परिवारों में उनकी देखभाल करने में सक्षमता की भावना बढ़ती है। परिवारों में जो बच्चा है, जो डिसेबल है, जिसको विशेष आवश्यकता की जरूरत है, तो उसकी देखभाल करने में सक्षमता की भावना इसमें बढ़ती है। माता पिता को समान अनुभवों से जोड़ता है। माता पिता को ये क्या करता है, समान अनुभवों से जोड़ता है। नए सामाजिक संबंधों के विकास को बढ़ावा देता है। नए हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं उनके विकास को भी ये बढ़ावा देता है। अलगाव की भावनाओं को कम करता है। अलगाव मतलब जो अपन उपेक्षा जिसकी करते हैं, तो उपेक्षा की जो भावनाएं होती हैं उनको ये कम करता है। परिवारों को दूसरों का समर्थन करने और सेवा प्रणाली में सुधार करने के अवसर प्रदान करता है। दूसरों का समर्थन करने और सेवा प्रणाली में सुधार करने का अवसर, मौका भी ये देता है। अब परिवार सहायता कब मांगते हैं, हमारे जो परिवार हैं वो सहायता कब मांगते हैं, ये यहाँ पर अपन का अगला पॉइंट है, इसके बारे में भी अपन यहाँ पर देखते हैं। जन्म से लेकर युवा अवस्था तक के बच्चों के वाले परिवार कई कारणों से पारिवारिक समर्थन मांगते हैं। बहुत से कारण हैं ऐसे जिनसे पारिवारिक समर्थन मांगा जाता है। एक, नए निदान को समझना, यदि कोई भी नया उपाय हमारे लिए आया है तो उस नए उपाय या नए निदान के बारे में हमको जानकारी मिले, तो ये नए निदान को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सहायता मांगते हैं। शिशु का जन्म समय से पहले या NICU में हुआ हो, यदि बच्चा है उसका जन्म समय से पहले हो गया है या बच्चा जो है NICU में उसका जन्म हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमको सहायता की जरूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट है प्रारंभिक हस्तक्षेप, प्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, उच्च माध्यमिक शिक्षा या रोजगार में संक्रमण। यदि आपको ये हस्तक्षेप, प्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, उत्तर माध्यमिक शिक्षा, रोजगार में यदि संक्रमण हो,
यदि ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इनको उपलब्ध करने में कठिनाई आ रही है, तो परिवार जो है क्या मांगेगा? सहायता मांगेगा। परिवार उत्तरी कैरोलिना जा रहा है, ठीक है ना, यदि परिवार उत्तरी कैरोलिना जा रहा है तो भी आप उसको सहायता प्राप्त करनी पड़ेगी। सहायता सेवाएं और सेवा प्रदाता ढूंढना, यदि आपको किसी भी स्थानीय सेवाएं प्राप्त करनी है, सेवा देने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सहायता मांगनी पड़ेगी। शैक्षिक अधिकारों और सेवाओं की वकालत करना, शिक्षा के क्या अधिकार हैं, क्या सेवा आपको प्राप्त होनी चाहिए, उसकी वकालत करना भी इसके अंदर आता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले परिवारों के लिए वित्तीय योजना, जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनके लिए पैसे की योजना, वित्त की योजना बनाना भी इसके अंदर आता है। रैंप बनवाने या समावेशी ग्रीष्मकालीन शिविर सेवाएं, विशेष सेवाएं ढूंढना, आपने किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को आने जाने में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर रैंप की सुविधा कराना, या बच्चों को जो ग्रीष्मकालीन समावेशी शिक्षा के ग्रीष्मकालीन शिविर, समावेशी शिक्षा मतलब जहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ ही इन बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती है, तो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों के समय में ऐसे शिविर लगा करके इन विशेष बच्चों को हेल्प की जाए। पेरेंटिंग शिक्षा और रणनीतियाँ, पेरेंटिंग शिक्षा और रणनीति तैयार करने के लिए भी इन परिवारों को सहायता की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल सहायता, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके कर्मचारी जो है कार्यस्थल की सहायता, मतलब उन बच्चों के जो माता पिता हैं यदि वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो कर्मचारी हैं, किसी कार्य में उनका सहयोग है, तो उनका कार्यस्थल जो है वो उसके पास आसपास ही होना चाहिए। कलंक और धमकाने से निपटना, आप किसी भी बच्चे को धमकाते हैं या कोई कलंक जैसी स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए भी हमको सहायता की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर विकासशील भाई बहनों की जरूरत को संतुलित करना, हमारे जो आमतौर पर विकासशील भाई बहन है, विकासशील मतलब जिनका विकास हो रहा है, तो उनकी जरूरतों को संतुलित करने के लिए भी परिवार जो है वो सहायता मांगता है। अब अपनी यहाँ पर 2.3 आ जाती है, कामकाज के वर्तमान स्तर का आकलन, व्यक्तिगत देखभाल, संचार और सामाजिक कौशल, गतिशीलता। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे बिंदुओं को अपन को इसमें से पकड़ना है और यहीं से आपको प्रश्न जो है वो आ जाएगा और आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो कार्यप्रणाली के स्तर का आकलन अपन को यहां पर देखना है। देखिए, कार्यप्रणाली के स्तर का आकलन करना, कार्यात्मक मूल्यांकन किसी व्यक्ति को आवश्यक समर्थन, पर्यवेक्षण और संसाधनों के स्तर की पहचान करने में मदद करता है। उनका उपयोग पात्रता निर्धारित करने, देखभाल योजना बनाने और परिणामों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें अपन का कार्यात्मक मूल्यांकन है को किसी व्यक्ति जो होता है उसकी आवश्यक समर्थन, पर्यवेक्षण और संसाधनों के स्तर की पहचान करने में मदद करता है। तो इसमें अपन को क्या क्या शामिल है, कार्यात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है, ये अपन को पढ़ना है। कार्यात्मक मूल्यांकन में प्रथाएं, अनुभूति, संचार, संवेदी क्षमताओं, दृष्टि, श्रवण और गतिशीलता में अंतर पर विचार करती है। ये इन सबके अंदर अंतर क्या होता है, ये दोनों जो संवेदी क्षमताएं हैं ये इन दोनों के अंदर आएंगी, दृष्टि और श्रवण। जो बच्चे विजुअल हैं और जो बच्चे हियरिंग प्रॉब्लम में हैं, तो इन दोनों बच्चों के लिए ये जो चीजें हैं ये काम आएंगी। लोगों से केवल उनके शैक्षिक इतिहास या विकलांगता संबंधी सहायता सेवाओं से संपर्क के बारे में सवाल पूछने के बजाय क्या वे संज्ञानात्मक कामकाज से संबंधित एक विशिष्ट कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं, बेहतर है कि उनसे एक विशेष कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाए। दूसरे शब्दों में आप ये आकलन करते हैं कि किसी व्यक्ति क्या करता है बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। देखिए, इसमें अपन को दिया गया एक मूल्यांकन कि कोई भी बच्चा विकलांग है, कोई भी बच्चा क्या है, विकलांग है, तो हम उससे संपर्क कर रहे हैं तो आप उससे सवाल पूछेंगे, तो सवाल उससे नहीं पूछा जाए, सवाल पूछने के बजाय आप उसको एक विशिष्ट कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कहें, मतलब उस बच्चे से क्या करता है, ठीक है ना, इसके बजाय उससे प्रश्न करना चाहिए कि क्या कर सकता है। मतलब उस बच्चे से आप पूछेंगे कि आप कौन सा कार्य कर सकते हैं, आप कौन से कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि वो बच्चा किसी कौशल को जानता है, किसी कौशल का प्रदर्शन कर सकता है, तो उस बच्चे से हमें उस कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कहना चाहिए। ये यहाँ पर विशेष बात है।
कार्यात्मक मूल्यांकन डोमेन, यहाँ पर आपको कार्यात्मक मूल्यांकन का एक डोमेन दिया गया है, तो इसको भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपन को दो चीज दी गई हैं, कार्य क्षेत्र और कौशल। यहाँ पर अपन को कितनी चीजें दी गई हैं, दो चीजें दी गई हैं, कार्यात्मक और कार्य क्षेत्र और कौशल। कार्य क्षेत्र क्या है, ज्ञान सीखना और लागू करना, ज्ञान सीखना और लागू करना। तो इसमें आपका कौशल क्या होगा, कौशल क्या हो गया, जैसे देखना है, सुनना है, लिखना है, अंकगणित समस्याओं का समाधान करना, ये आपका क्या होगा, कौशल होगा। मतलब उस बच्चे को आपको ये चीज सिखानी होगी कि वो देखना, सुनना, लिखना, अंकगणित समस्याओं का समाधान वो कर पा रहा है। इसके बाद संचार में, संचार के कार्य क्षेत्र में, संचार का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर अपन को आएगी बोले गए संदेश को प्राप्त करना और उत्पन्न करना। जो हम कुछ बोल रहे हैं उस बोले गए संदेश को वो प्राप्त कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। गैर मौखिक संदेशों को प्राप्त करना या उत्पन्न करना, बातचीत। गैर मौखिक संदेशों को वो प्राप्त कर रहा है या नहीं, ठीक है ना, या उत्पन्न कर रहा है, मतलब खुद उनको दूसरे तक पहुंचा रहा है कि नहीं। और कहने का मतलब वो बातचीत कर पा रहा है कि नहीं। बातचीत का मतलब होता है दोनों तरफ से विचारों का जो है वो आदान प्रदान होता है। घरेलू जीवन और गतिशीलता। घरेलू जीवन जैसे कोई खरीदारी है, भोजन तैयार करना है, स्वयं की देखभाल करना है, स्वच्छता रखनी है, घर का काम करना है, परिवहन का उपयोग करना है, सरल व्यायाम जैसे सीढ़ी चढ़ना है, थोड़ी दूर तक चलना है, ये हमारे क्या होते हैं, घरेलू जीवन और गतिशीलता वाले होते हैं। जैसे कोई बाजार जाकर वो बच्चा सब्जी खरीद पा रहा है, फल खरीद पा रहा है, कोई अन्य चीज खरीद पा रहा है, भोजन तैयार कर पा रहा है, क्या स्वयं की देखभाल कर रहा है, मतलब खुद अपने आप से स्वच्छ वगैरह स्वच्छता का ध्यान रख रहा है, घर के काम कर रहा है, घर के कोई भी अन्य काम है, परिवहन का उपयोग, कोई भी गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहा है, सरल व्यायाम कर सकता है, जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ रहा है, जा रहा है, या थोड़ी दूर तक पैदल चल रहा है, तो ये सरल व्यायाम के अंदर आता है। पारस्परिक संपर्क और रिश्ते, अंतरंग संबंध बनाना और बनाए रखना, परिवार और दोस्तों के साथ, अजनबियों से सामाजिक संबंध बनाना और बनाए रखना, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ या अजनबियों के साथ वो सामाजिक संबंधों को किस प्रकार रखता है, सामाजिक संबंधों को वो किस प्रकार बना के रखता है, ये इसके अंदर अपन को आता है। किसी व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके कामकाज पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें परिवार, स्वास्थ्य सहायता सेवाएं, दवा और संचार और स्मृति के लिए सहायता जैसे उपलब्ध समर्थन शामिल हैं, ठीक है ना। इसमें इतना ही है ये यूनिट में। अब अपन की 2.4 आती है कि सहायक उपकरणों की आवश्यकता का आकलन। सहायक उपकरणों की आवश्यकता का आकलन, अपन के जो सहायक उपकरण हैं उनकी आवश्यकता कितनी बच्चे के लिए होती है, और जो सहायक उपकरणों में जैसे आप समझ सकते हैं कि माना कि कोई बच्चा पैर से विकलांग है, कोई बच्चा हियरिंग में, कोई विजुअल है, तो इनको अपने कार्य करने में जो सहायता प्रदान करने वाले उपकरण होते हैं उनको हम सहायक उपकरण के नाम से जानते हैं, और उनका हमको आकलन करना है कि वो किस प्रकार जो है वो उस बच्चे के काम आते हैं, किस प्रकार हमारे उस बच्चे के काम आते हैं। तो इसमें अपन को देखिए 3 प्रक्रिया तो ये याद रखनी है, 3 परिणाम तो अपन को ये याद रखने हैं, ईटी मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परिणाम ये यहाँ पर अपन को याद रखने हैं। एटी मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परिणाम। इस समय एटी की आवश्यकता नहीं है और इस निर्णय का आधार आईईपी में प्रलेखित है, मतलब एटी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, आवश्यकता होती है मतलब यहाँ पर आईपी जो है वो प्रलेखित है। एटी उपयोग में है और आईपी में निर्दिष्ट अनुसार प्रभावी और पर्याप्त है, मतलब एटी उपयोग में है, आईपी में निर्दिष्ट अनुसार प्रभावी है, मतलब यहाँ पर दोनों चीजें जो हैं आपको उपलब्ध होगी। 3 परिणाम यहाँ के सामने आएंगे। निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी की आवश्यकता है, आप निर्णय ले रहे हैं तो निर्णय लेने से पहले आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता, आप किसी के बारे में निर्णय ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। रॉथिस्टीन और एवर्सन 1995 सहायक प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्णय लेने के लिए कई दिशा निर्देश सुझाते हैं जो आज की तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी के साथ भी लागू हैं, जिनमें शामिल हैं। क्या क्या इसके अंदर शामिल होता है, जैसे सरल समाधान खोजें, आपको यदि किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की किसी भी समस्या का समाधान करना है, समाधान खोजना है, तो आपको सरल से सरल समाधान यहाँ पर खोजना चाहिए।
ठीक है ना, जिससे उस बच्चे का की समस्या का समाधान किया जा सके। छात्र की सीखने और कार्यशैली पर विचार करें। छात्र की सीखने की क्षमता क्या है, उसकी कार्यशैली क्या है, इस पर भी हमको इसमें विचार करना चाहिए। उपयोग और रखरखाव में आसानी, अनुकूलशीलता, पोर्टेबिलिटी, निर्भरता, स्थायित्व और आवश्यक तकनीकी सहायता के लिए प्रत्येक डिवाइस को देखें। मतलब यहाँ पर जो उपयोग में कोई भी चीज आ रही है, रखरखाव में बच्चे को आसानी हो रही है। अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता होती है जो बच्चे के कार्यों के अनुकूल कार्य हो, उसको अपन अनुकूलशीलता बोलते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब कोई भी उपकरण ऐसा है जिसको आप आसानी से फोल्ड करके उसको आप रख सकते हो। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल हमें, ये डिवाइस जो है हमको देखने चाहिए। एक, सभी विकल्पों की जांच करें, विभिन्न निर्माताओं के समान उपकरणों की तुलना करें और किसी पेशेवर से सलाह लेने के बाद ही उपकरण खरीदें। यदि आपको कोई भी उपकरण खरीदना है किसी भी बच्चे को, तो उसकी सलाह अपन को किससे ले लेनी चाहिए, किसी पेशेवर व्यक्ति से ले लेनी चाहिए। ये अपन की यहाँ पर 2.4 खत्म हो जाती है। और 2.5 के अंदर अपन को आता है सहायता कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या करना। मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या करना। दी असेसमेंट सर्किल यहाँ पर अपन देखते हैं। ये असेसमेंट सर्किल के बारे में अपन को जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है कि असेसमेंट सर्किल क्या है। ये है लर्निंग आउटकम, आइडेंटिफाइड द लर्निंग क्वेश्चन दैट यू वांट टू एक्सप्लोर। मतलब यहाँ पर आपको लर्निंग आउटकम से, ये मतलब आपको क्या सिखाना है, ठीक है ना। इसके बाद जो अपन की जो चीजें आएंगी यहाँ से, यहाँ पर करिकुलम आ गया। करिकुलम यहाँ पर अपन को इसमें एक पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ेगा जो बच्चे को अपन को क्या है, अचीव द लर्निंग आउटकम। आपको एक क्या करना है, एक गोल बनाना है कि ये जो है पाठ्यक्रम या ये चीजें मुझे बच्चे को पहुंचानी है, बच्चे को सिखानी है, और उसके बाद उसको हमें अचीव करना है, ठीक है ना। इसके बाद उसका मेथड आएगा, असेसमेंट का मेथड, मतलब इस चीज को आप कैसे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, उसकी आपकी विधि क्या रहेगी, मेथड यहाँ पर अपन को आता है। इसके बाद में इसका क्या होगा, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। आपके सामने एक रिजल्ट निकल के आएगा और उस रिजल्ट का एनालिसिस क्या होगा, मतलब उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विश्लेषण करना पड़ेगा। रिजल्ट का क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। और विश्लेषण के बाद में यूज ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का आपको क्या करना है, यूज करना है। हाउ विल यू यूज द रिजल्ट ऑफ मेक चेंज इन द करिकुलम टू एनहेंस योर प्रोग्राम। आप इस रिजल्ट का यूज करके, और आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी थी और कौन सी चीज़ कहीं पर मुझे उसमें बदलाव की आवश्यकता है, वो मुझे चेंज करना है, तो चेंज अपन कर सकते हैं। इसके बाद वो यहीं पर आ जाएगा लर्निंग आउटकम। तो ये आपकी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम एंड गोल है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले लर्निंग आएगा, इसके बाद उसका पाठ्यक्रम तैयार होगा, इसके बाद उसका मेथड तैयार होगा, मेथड के बाद रिजल्ट का एनालिसिस होगा, इसके बाद में अपन को रिजल्ट का यूज करना होगा। अब अपन को इसके अंदर आता है कि मूल्यांकन परिणामों का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते। मूल्यांकन के जो परिणाम अपन के सामने आए हैं उनका हम प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं। प्रभावी उपयोग, कार्यक्रमों में बदलावों या सुधारों को सूचित करने के लिए मूल्यांकन परिणामों का उपयोग करना शायद मूल्यांकन चक्र में सबसे चुनौतीपूर्ण अंतिम चरण है, जिसे आमतौर पर लूप को बंद करना कहा जाता है। लिंडा सुस्की 2009 यह सुनिश्चित करने के लिए अमूल्य अनुस्मारक प्रदान करती है कि मूल्यांकन परिणामों का प्रभावी ढंग से और उचित तरीके से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अपन को कार्यक्रम में बदलावों और सुधारों को सूचित करने के लिए आपने कार्यक्रम में क्या बदलाव किया, क्या आपने सुधार किया, ये मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। मूल्यांकन से क्या परिणाम हमारे पास में आए, वो परिणाम आपके क्या हैं, बदलाव और सुधार है। मूल्यांकन रिपोर्ट जिनका संक्षेप में अध्ययन किया जाता है और फिर बिना किसी परिणामी कार्यवाही के दाखिल कर दी जाती है, वो क्या है, समय की, इसको क्या कहा गया है, इसको समय की बर्बादी कहा गया है। इसको समय की क्या कहा गया है, बर्बादी कहा गया है।
मूल्यांकन के परिणाम कभी कभी निर्णय निर्धारित नहीं करने चाहिए। उचित निर्णय लेने में सहायता के लिए परिणामों की व्याख्या करने के लिए हमें हमेशा अपने पेशेवर निर्णय का उपयोग करना चाहिए। हमें पेशेवर निर्णय जो होता है, जो हमारा पूर्व में निर्धारित होता है, उसी निर्णय का उपयोग हमको करना चाहिए। मूल्यांकन परिणामों की अनुचित व्याख्याओं और उपयोग को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करें। अतीत में परिणामों का उपयोग कैसे किया गया है, इससे मूल्यांकन जानकारी एकत्रित करने और उपयोग करने में भाग लेने की लोगों की इच्छा को महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर अपन मूल्यांकन के परिणामों की अनुचित व्याख्याओं या उपयोग को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करें। मतलब मूल्यांकन के जितने भी परिणाम अपन के पास आए, उनकी अनुचित जो व्याख्या उचित नहीं है, या उपयोग को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करें। ठीक है ना, ये अपन को यहाँ पर करना चाहिए। अतीत में परिणामों का उपयोग कैसे किया गया है, अतीत मतलब पहले इन परिणामों का उपयोग हम कैसे किया गया है, उसकी जानकारी हम क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, और एकत्रित करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अपने मूल्यांकन की सावधानी पूर्वक योजना बनाकर लूप को बंद करने की समस्याओं को रोकें। अपने मूल्यांकन की सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए, और सावधानी पूर्वक योजना बना करके और हम अपनी समस्याओं को क्या करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। जबकि सकारात्मक मूल्यांकन परिणामों का जश्न मनाया जाना चाहिए, अनुकरणीय मूल्यांकन प्रयासों को और भी अधिक मान्यता और पुरस्कार मिलना चाहिए। जो भी परिणाम हमारे पास में सकारात्मक आए हैं, जो सकारात्मक परिणाम हमारे पास आए हैं, उन सकारात्मक परिणामों का हमको क्या है, मूल्यांकन करने के बाद में उनको पुरस्कार वगैरह या उनका मतलब हमको उत्साह बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जश्न मनाया जाना चाहिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय सूचना के अनेक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दें। सूचना के अनेक स्रोतों के उपयोग को हमको यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए। मूल्यांकन संबंधी जानकारी व्यापक और पारदर्शी ढंग से अपन को संप्रेषित करनी चाहिए, मतलब भेजनी चाहिए। एक अपन को इसमें ये चीज और पढ़नी है, नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का एक शानदार तरीका यह है। नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का शानदार तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये भी अपन को पढ़ना है। इस मानसिकता के साथ शुरू करें कि मूल्यांकन प्रयास, खोज, परिकल्पना, परीक्षण और अंततः छात्र सीखने और समग्र कार्यक्रम सुधार करने को बढ़ाने के लिए है। इस मानसिकता के साथ शुरू करना है अपन को मूल्यांकन, कि मूल्यांकन प्रयास, खोज और परिकल्पना, परीक्षण, अंततः छात्र सीखने और समग्र कार्यक्रम सुधार, मतलब बच्चा जो है अंत में सीखने की तरफ बढ़ना चाहिए और उसका समग्र सुधार होना चाहिए। इस तरफ हमारा ये मूल्यांकन बढ़ना चाहिए। छात्रों के सीखने के बारे में एक स्पष्ट सम्मोहक प्रश्न से शुरुआत करें जिनकी शंकाएं को वास्तव में परवाह है। अपन को ऐसे प्रश्नों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए जिनकी शंका को वास्तव में परवाह है, मतलब जिनकी हमको वास्तव में परवाह करनी है, उनके प्रश्नों की शुरुआत अपन को इसमें करनी चाहिए। चर्चा करें और सबसे प्रभावी विधि चुनें, ठीक है ना। आपको सबसे पहले समस्या के बारे में चर्चा करनी है, और समस्या के बारे में चर्चा करने के बाद में जो प्रभावी विधि है, जो विधि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, उसका हमें चुनाव करना चाहिए। इस तथ्य पर ध्यान दें कि डेटा एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने की विधि इस बात को प्रभावित करेगी कि अंततः परिणामों का उपयोग कैसे किया जाएगा। इस तथ्य पर ध्यान देना, अपन को डेटा एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने की विधि इस बात को प्रभावित करेगी कि अंततः परिणामों का उपयोग कैसे किया जाए। जो आप डेटा एकत्रित कर रहे हैं, जो आप समस्याओं को सुन रहे हैं और उस समस्याओं का जो निपटारा कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, तो अंत में इस बात को वो प्रभावित करती है कि आप उन परिणामों का, आपने जो मूल्यांकन किया है और उसका जो रिजल्ट आपके सामने है, उस परिणामों का आप उपयोग कैसे करेंगे। चर्चा के लिए परिणामों का मॉकअप करें। उपयोग की जाने वाली विधियों में सुधार के लिए शंकाएं के साथ इन काल्पनिक परिणामों पर चर्चा करें। इन काल्पनिक परिणामों पर अपन को चर्चा करनी चाहिए और व्याख्या करनी है कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और अनुमान लगाएं कि यदि परिणाम उम्मीदों से कम आते हैं तो कार्यक्रम क्या करेगा। मतलब यदि आपने जो परिणामों के हिसाब से जो आपने तैयारी की थी उससे आपको परिणाम कम आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। एक इसके अंदर जो आपको आता है, पाठ्यचर्या के उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं। पाठ्यचर्या के उदाहरणों में क्या क्या चीज शामिल हो सकती है, ये भी अपन को यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। पाठ्यक्रम पेशकशों की आवृत्ति और अनुसूची को संशोधित करना। यहाँ पर अपन को पाठ्यक्रम पेशकशों की आवृत्ति और अनुसूची, इन दोनों को संशोधित करने की आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है।
पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम जोड़ना या हटाना। पाठ्यक्रम में यदि कोई चीज आपको जोड़नी चाहिए तो जोड़नी चाहिए और हटानी चाहिए तो उसको हटाया जाए। शैक्षिक मॉडल या दृष्टिकोण संकाय और छात्रों के बीच साझा किए जाएंगे। शैक्षणिक मॉडल और दृष्टिकोण संकाय छात्रों के बीच साझा किए जाएंगे, मतलब ये दोनों चीजें जो है वो छात्रों के मध्य रखी जाएगी और छात्रों से ये सारी चीजें साझा किया जाएगा। पाठ्यक्रम सामग्री या असाइनमेंट का पुनर्निरीक्षण। पाठ्यक्रम सामग्री और असाइनमेंट का पुनर्निरीक्षण, ये दोनों चीजों का आपको क्या है कि दोबारा से इनका निरीक्षण करना चाहिए। बजट और संसाधन उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं, ये तो आपके पाठ्यचर्या के हैं। अब अपन बजट और संसाधन उदाहरणों में क्या क्या चीज शामिल कर सकते हैं, जैसे कक्षा कक्ष का स्थान बढ़ाना। आपको कक्षा कक्ष जो आपका कमरा है, क्लास है, उसका आपको स्थान बढ़ाना चाहिए। प्रयोगशाला संसाधन जोड़ना चाहिए, उसमें आपको प्रयोगशाला के संसाधन जोड़े जाने चाहिए। संकाय या कर्मचारियों का काम पर रखना या पुनः नियुक्त करना, जो संकाय और या कर्मचारी जो काम पर हैं उनको काम दिया जाए और यदि वो कर्मचारी वहां पर नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो उनकी पुनः उनको क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। शैक्षणिक प्रक्रिया के उदाहरणों में क्या शामिल हो सकते हैं, शैक्षणिक प्रक्रिया के उदाहरण जैसे पाठ्यक्रम की पूर्व आवश्यकताएं संशोधित करना, पहले से ही जो आवश्यकताएं हैं उसको पाठ्यक्रम में अपन संशोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संशोधित मानदंड, कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए आपको संशोधित मानदंड जो है ये भी अपन के इसमें शामिल होंगे। सलाह देने वाली प्रक्रियाओं या प्रोटोकॉल को संशोधित करना, सलाह देने वाली प्रक्रिया और प्रोटोकॉल इन दोनों में संशोधन करना भी किसके अंदर शामिल होगा, शैक्षणिक प्रक्रिया के उदाहरणों में शामिल होता है। प्रचार और विपणन के उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं। प्रचार और विपणन के उदाहरणों में क्या शामिल हो सकते हैं, जैसे छात्रों के प्रदर्शन सफलता के बारे में संचार करना और जश्न मनाना। छात्रों ने क्या प्रदर्शन किया, छात्रों ने कौन सी सफलता प्राप्त की, आपके साथ में जो आपने मूल्यांकन किया आपने या उनकी मदद की, उससे बच्चों को हेल्प मिली, उसका आप क्या करें, संचार करें और क्या मनाएं, जश्न मनाएं। संचार करें मतलब उन बातों को दूसरों तक पहुंचाएं और उसकी खुशियां मनाएं। छात्रों की आवाज़ों और धारणाओं को हितधारकों तक पहुंचाना, छात्रों की जो आवाज़ है और धारणा है उनको हितधारकों तक, मतलब जिनके हित में ये कार्य किया गया उन तक पहुंचाना चाहिए। बाहरी आकलन से उद्योग की प्रतिक्रिया, बाहरी आकलन से उद्योग की प्रतिक्रिया, बाहरी अपन को आकलन करना चाहिए और उसके हिसाब से उद्योग की प्रतिक्रिया अपन को डिसाइड करनी है। कार्यक्रम वेबसाइट पर छात्र का कार्य, भर्ती सामग्री, धन उगाहने वाली सामग्री या स्व अध्ययन शामिल है। अपन को वेबसाइट पर भी छात्रों के कार्यों का क्या करना चाहिए, उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद यहाँ से अपन की जो है वो यूनिट 3 स्टार्ट हो जाती है, यूनिट 2 आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 को कवर करेंगे। एक एक यूनिट के अंदर एक एक यूनिट को एक एक वीडियो के अंदर आपको कवर करके और प्रयास करेंगे कि अपन जल्दी से जल्दी इस सिलेबस को जो है वो कंप्लीट कर सकें। और आप भी इसको पढ़ते रहें, वीडियो को लगातार देखते रहें क्योंकि आपकी जून में एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप तैयारी में लग जाएं और आप हमें हमारी ये वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।